नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की, मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक की, देखेंगे कैसे कानून व्यवस्था पर घिरे नीतीश कुमार, नितिन गडकरी के बयान से मची हलचल को, जानेंगे क्यों एक बार फिर टल गया बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू के बड़े बयान को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को किया मनोनीत। हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्जवल देवराव निकम, मीनाक्षी जैन और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर को किया गया है मनोनीत। अमेरिका की मदद से रिकवर हुआ एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स का डेटा, रिकवर हुई 49 घंटे की रिकॉर्डिंग। AAIB ने गोल्डन चेसिस तकनीक से निकाला डेटा। JMM का एक्स हैंडल हुआ हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट से दी हैकिंग की जानकारी, साइबर पुलिस कर रही है मामले की जांच। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा वो तो सरकार की कठपुतली बन गया है। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की तैयारी में है। आयोग के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्या है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग अब पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। 5 जुलाई को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर कहा है कि वो 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर मतदाता सूचियों को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करें। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि इस पूरे अभियान की टाइमलाइन अभी तय नहीं हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। इसलिए लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान और गरीब तबके पर दिख रहा है। इसे पीछे से लाया गया एनआरसी कह रहा है। इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने चुनाव आयोग की इस कोशिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को कोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की कोशिश शुरू हो गई है, जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता टीएमसी में दिखाई दे रही है। टीएमसी नेता सुजन चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि आयोग ने इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठक क्यों नहीं की। बिहार में एसआईआर को लेकर हुए बिहार बंद और विरोध प्रदर्शनों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाएंगी। तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जबरदस्त गड़बड़ी चल रही है। चुनाव आयोग के 80% सत्यापन के दावे झूठे हैं। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 80% से अधिक फॉर्म भर दिए गए हैं, जबकि हमारा खुद का फॉर्म तक नहीं भरा गया। सवाल ये है कि क्या ये आंकड़ा सच है, और अगर हाँ तो उसमें से कितने फॉर्म असली और सत्यापित हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि देवघर में वोटर फॉर्म पर जलेबियां बन रही हैं। बीएलओ बिना वोटर की सहमति के फर्जी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं। ये आंकड़ों का खेल है जो पीएम मोदी के इशारे पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ये आर पार की लड़ाई होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग सवालों से घिर गया है, तो संसद में भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इस सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सत्र में विपक्ष वक्फ कानून, बिहार वोटर लिस्ट संशोधन और भारत पाक तनाव सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो कब और कहां होने वाली है ये बैठक और किन मुद्दों पर किया जाएगा फोकस, जानिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। ये बैठक 15 जुलाई को सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले आवास पर होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। 21 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सरकार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के लिए प्रस्तावित संशोधनों पर कड़ा विरोध जताएगी। नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में बदलाव को लेकर विपक्ष सरकार पर कॉर्पोरेट हित साधने का आरोप लगा सकता है।
इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक गतिविधियों पर भी कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों पर भी विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। यानी देखा जाए तो मॉनसून सत्र से पहले तमाम मुद्दों पर विपक्ष अपनी तैयारियों को रणनीतिक रूप से धार देने में लग गया है। इस बैठक की खबर से उधर सरकार के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि जिन सवालों से मोदी सरकार अब तक बचती आ रही थी, जिन सवालों पर पीएम मोदी और उनके मंत्री चुप्पी साधे हुए थे, अब वही सवाल विपक्ष उससे संसद में पूछने को तैयार है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो बिहार में भी नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बिहार में बीते कुछ दिनों में कारोबारियों से लेकर आम इंसान तक को अपराधियों ने निशाना बनाया। कुछ दिन पहले ही बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की जान ले ली गई। इस घटना के बाद पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की गोली मारकर जान ले ली गई। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के साथ ही एनडीए सहयोगियों के भी निशाने पर आ गए हैं, लेकिन प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में बिहार में 3 लोगों की जान ले ली गई। सीतामढ़ी जिले के सबसे व्यस्त मेहसौल चौक पर व्यवसायी पुट्टू खान के सिर में गोली मार दी गई। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। वहीं दूसरी ओर पटना जिले के पिपरा इलाके के शेखपुरा गांव में 50 वर्षीय ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर जान ले ली गई। उन्हें उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे। इसके अलावा पटना में वकील जितेंद्र महतो को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। वो चाय पीकर लौट रहे थे कि तभी अपराधियों ने 3 गोलियां दाग दी। घायल अवस्था में उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। एक के बाद एक इन घटनाओं ने बिहार में चरमराई कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने लाकर रख दी है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते इन अपराधों को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने लोगों की जान ली जा रही है जिसे कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता है। तेजस्वी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। इन आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या कहें, किससे कहें। एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं, गलती स्वीकारने वाला नहीं। सीएम के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के 2 नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। भ्रष्ट भूंजा डीके पार्टी का कोई बयान नहीं। विपक्ष लगातार बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठा रहा है। हाल ही में पूर्णिया के डायन बिसाही में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इन घटनाओं ने चुनाव से पहले नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजस्वी के बयान ने सीएम नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल नितिन गडकरी के बयान को लेकर भी बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नागपुर के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने सत्ता और अहंकार को लेकर जो कहा, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या गडकरी का ये बयान पीएम मोदी के लिए तो नहीं है। तो ऐसा क्या कह दिया नितिन गडकरी ने जिसे लेकर सियासी गलियारों में मच गया हड़कंप, जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी बेबाकी से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। नागपुर में एक सम्मेलन में प्रिंसिपल और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने सत्ता और अहंकार पर तीखा प्रहार किया। गडकरी ने कहा, सत्ता, पैसा, ज्ञान और सुंदरता पाने वाले अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। जब कोई खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगता है तो उसकी दृढ़ता प्रभुत्व में बदल जाती है। ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर करता है और समाज पर नकारात्मक असर डालता है। आगे बोलते हुए गडकरी ने नेतृत्व की परिभाषा पर कहा कि नेतृत्व ये है कि आप अपने अधीनस्थों यानी जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि वो आचरण और काम से अर्जित होता है। गडकरी ने यह भी कहा कि किसी को खुद को थोपकर महान नहीं बनना चाहिए, बल्कि जनता की स्वीकार्यता ही सच्ची ताकत है। गडकरी के इस बयान को विपक्ष ने तुरंत लपकने का काम किया। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर परोक्ष हमला करार दिया है। राउत ने कहा कि गडकरी का बयान भाजपा में बढ़ते अहंकार और आत्म केंद्रित सोच को उजागर करता है। ये साफ है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है। गडकरी के इस बयान ने भाजपा के अंदर और बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये पार्टी में आंतरिक संतोष का संकेत है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन गडकरी के इन बयानों ने सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है।
गडकरी के बयान ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर चुनाव टल गया है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा से जैसे ही लौटेंगे, वैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। पीएम विदेश से लौट आए हैं, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने नहीं आई है, बल्कि इसके टलने की खबर आ रही है। तो क्यों टला बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हर बार चुनाव कब कराया जाएगा, इसे लेकर तारीख पर तारीख सामने आ रही है, लेकिन फाइनल डेट तय नहीं हो पा रही। और इसके पीछे की वजह आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच शुरू हुए टकराव को माना जा रहा है। बीजेपी हाईकमान यानी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपनी पसंद को आगे रखना चाहते हैं। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि पीएम मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम तय भी कर लिया है। खट्टर आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। ऐसे में पीएम को उम्मीद थी कि खट्टर के नाम का विरोध आरएसएस की तरफ से नहीं होगा, लेकिन खट्टर के पीएम मोदी से करीबी ही संघ को परेशान कर रही है। इसलिए अब संघ की तरफ से कहा गया कि अध्यक्ष पद किसी युवा को सौंपा जाए। खट्टर 71 साल के हैं और लोकसभा चुनाव के समय वो 75 साल से ज्यादा के हो जाएंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष पद पर बदलाव बेहद रिस्की हो जाएगा। यानी उम्र के नाम पर आरएसएस खट्टर को किनारे लगाने की कोशिश में है। दरअसल संघ चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में कहा है कि 75 साल के बाद अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे को देने की तैयारी करनी चाहिए। वैसे ये बयान सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ भी माना जा रहा है, जो 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त इसे अध्यक्ष पद को लेकर माना जा रहा है। पीएम मोदी के करीबी पर संघ के रेड सिग्नल के चलते बीजेपी ने अध्यक्ष पद का चुनाव ही टाल दिया। बता दें कि बीजेपी ने अब तक 36 में से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात की घोषणा अभी बची हुई है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी होता है। यानी अध्यक्ष चुनाव के ऐलान के लिए अब कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए चुनाव को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस को बहाल किए जाने की मांग पर सियासी बवाल देखने को मिला। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल के नेताओं, जिनमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन शामिल हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें 1931 में डोगरा सेना द्वारा मारे गए 22 शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तो क्या है शहीद दिवस का मामला, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में मचा बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुद्दा है 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाने का, जिसके लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने दावा किया कि उन्हें 1931 में डोगरा सेना की गोली से शहीद हुए 22 लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नजरबंद कर दिया गया। इन नेताओं में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन शामिल हैं। इस घटना ने कश्मीर की सियासत में नया तनाव पैदा कर दिया है। नेताओं का आरोप है कि श्रीनगर में मज़ार-ए-शुहादा कब्रिस्तान, जहां 1931 के शहीदों की कब्र है, वहां जाने से रोकने के लिए उनके घरों को बाहर से बंद कर दिया गया। पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती, श्रीनगर के प्रमुख पुलों पर नाकाबंदी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था ने माहौल को और गर्म कर दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बेहद अलोकतांत्रिक कदम के तहत घरों को बाहर से बंद कर दिया गया। पुलिस और केंद्रीय बलों को जेलर के रूप में तैनात किया गया है। ये सब लोगों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए किया गया। 13 जुलाई हमारे लिए जलियांवाला बाग है। ये शर्मनाक है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को केवल इसलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब आप शहीदों के कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, लोगों को मज़ार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए उनके घरों में बंद कर देते हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। जिस दिन केंद्र सरकार हमारे नायकों को अपनाएगी, जैसा कि कश्मीरियों ने गांधी से भगत सिंह तक को अपनाया, उस दिन दिलों की दूरी खत्म होगी। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने भी नजरबंदी का दावा करते हुए केंद्र सरकार पर कश्मीरियों के बलिदान को अपमानित करने का आरोप लगाया। बताते चले कि 13 जुलाई 1931 को डोगरा शासक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 22 कश्मीरियों की डोगरा सेना ने जान ले ली थी। इसे कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। हर साल इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन ये सिलसिला 2019 के बाद से थम गया था। ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। क्या ये मुद्दा कश्मीर की सियासत में अभी और गरमाएगा? सवाल बरकरार है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू के बड़े बयान को।
ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। लगातार दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। इस बीच ईरान के एक परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। खबर ये भी आ रही है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान घायल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई है। इस बीच आए नेतन्याहू के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हड़कंप मचा दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर उनके देश पर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसकी ये तैयारी हिजबुल्लाह के पतन के बाद ही शुरू हो गई थी। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर संवर्धित किए गए यूरेनियम से एटम बम बनाने में जुट गया था। हमने इसे देखा। हमने कहा था कि 1 साल के अंदर उनके पास परमाणु बम होगा और वे इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी परमाणु शक्तियों के विपरीत वे हकीकत में इसका इस्तेमाल करेंगे और हमें मिटा देंगे। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि वो डरे हुए हैं। उन्हें ईरान के हमलों का डर है और इसीलिए वो लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। ईरान का साफ कहना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इजरायल के साथ ये 12 दिन की जंग भी उनके इस कार्यक्रम को नहीं रोक सकी, जबकि इजरायल और अमेरिका दोनों की ही तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इसके बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करवा पाए। हालांकि ईरान ने अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था IAEA के साथ सहयोग करने के संकेत दिए हैं, जबकि इससे पहले ईरानी संसद ने प्रस्ताव पास कर सारे संबंध तोड़ दिए थे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इजरायली हमलों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान घायल हो गए थे। उनके पैर में चोट आई थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये खुलासा किया था कि इजरायल ने जानबूझकर उस जगह बम गिराए जहां वो बैठक कर रहे थे। इजरायल के हमले में ईरान के राष्ट्रपति घायल हो गए। उनके पैर में चोट लगने का खुलासा सामने आया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।